किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी चलती है। फ्रॉम सिंगल सेल अमीबा से लेकर हम जैसे लोग और जुरासिक पार्क वाला, जुरासिक पार्क में कौन था, डायनासोर तक, किस पे डिपेंड है सब, बायोमोलिक्यूल पे। और वो बायोमोलिक्यूल इस चैप्टर में पढ़ना है, हम केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं इन लोग का। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया की थाली में कार्बोहाइड्रेट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और यही हमारा ड्रॉबैक है। 90% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम, 90 या 99% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आपकी थाली में क्या है, 4 रोटी, ढेर सारा चावल, आलू की सब्जी, हो गया खेल। 99% कार्ब। आदमी बुढ़ा होता है उसकी मसल्स खत्म हो जाती है, क्या होती है, मसल्स लॉस होना शुरू हो जाता है, मसल्स खत्म। जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएगा उसका मसल्स खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करने के लिए लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी, और सबसे पहले कोशिश ये थी कि इसका जनरल फार्मूला बनाओ यार, एक कोई क्या बनाओ। और वो जनरल फार्मूला जब बनाया था तो उसको जनरल फार्मूला को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, क्या बोला था, CH H2O और Y। इसमें जो फिट हो जाए वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन और हाइड्रेट है ना, पानी है ना, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब वाटर, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके के फॉर्मूले में हमने देखा कि बहुत सारे फंस भी रहे थे, बहुत सारे कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट के हैं वो बहुत सारे आ भी रहे थे और बहुत सारे नहीं भी आ रहे थे। जैसे अगर हम C6H12O6 की बात करें तो ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, देखो बैठ रहा है कि नहीं। C6H2O लगा के क्या कर दिया अपन ने, 6 लगा दिया, हो गया फिट। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत मस्त फार्मूला, अच्छा बना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो इस फार्मूले में फिट नहीं होते। जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है, रैमनोज कहते हैं इसको, जो फार्मूला होता है C6H12O5, ये आप बैठा दो नहीं बैठेगा, इस वाले फार्मूले में नहीं बैठेगा। तो ये है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो उसमें नहीं आ रहा। तो फिर एक और देखा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये फिट बैठ रहा है उसमें। ये क्या हो रहा है, C2H2O2, लेकिन ये तो शुगर है ही नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, पर ये फिट बैठ रहा है। कुल मिला के आइडिया कैंसिल, आइडिया फ्लॉप हो गया। जनरल जो फार्मूला देने की कोशिश की थी, नाकामयाब कोशिश थी, वो सब गड़बड़ हो गई, समझ में आ रही है। तो फिर इज्जत से हमने कहा कि भैया ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे OH ग्रुप वाले कुछ जो कंपाउंड होते हैं जिनमें या तो एल्डिहाइड होता है या फिर उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, समझ में आ रही बात। क्योंकि अगर अभी हम आगे गया, मैं तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मैंने बताया है कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप होते हैं ना। जैसे फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो सबसे बढ़िया है इसको कह दो कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है जिसके साथ क्या होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कीटोन ग्रुप होता है, समझ में आ रही बात। तो बात यहाँ से आगे बढ़ी और ये देखा गया कि इनमें से बहुत सारे मेंबर मीठे होते हैं, स्वीट, मीठे मतलब स्वीट होते हैं समझ में आता है, डोंट टेक अदरवाइज, ठीक है, मीठे स्वीट होते हैं, ठीक है। तो उनको शुगर कहने लगे, क्या कहने लगे, शुगर कहने लगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, उसको आप अंडरलाइन कर लेना, विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड। मोस्ट कॉमन शुगर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज, क्या कहते हैं। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो मिल्क में भी एक शुगर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के हमने कार्बोहाइड्रेट को क्या कहना शुरू कर दिया, सैकराइड्स कहना शुरू कर दिया, क्या कहना शुरू कर दिया। तो इसका एक और नाम हो गया सैकराइड्स। अगर आपसे कोई कार्बोहाइड्रेट कहे तो कार्बोहाइड्रेट सुन लेना चुपचाप, अगर वो सैकराइड कह रहा है तो सैकराइड भी चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों क्लियर है बात। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स कहते हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे कंपाउंड क्या होते हैं, मीठे होते हैं, शुगर वाले होते हैं, स्वीट होते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करने की बारी आई क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है ये, कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा ग्रुप है। क्लासिफिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि जो सबसे छोटी शुगर होती है उसको अपन कहते हैं मोनोसैकराइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, अगर आपसे कोई कहे कि ग्लूकोज क्या है तो आप कहेंगे एक मोनोसैकराइड्स है, फ्रक्टोज क्या है, एक मोनोसैकराइड। तो अगर ये सबसे छोटी यूनिट अगर हम इसे कह रहे हैं तो इसे आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, फर्दर इसे तोड़। जैसे अगर मैं सुक्रोज को तोड़ूँ, अगर मैं सुक्रोज को तोड़ता हूँ तो मुझे 2 मोनोसैकराइड मिलते हैं, एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा मिलता है फ्रक्टोज, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से देखा गया कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको क्लासीफाई किया है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा जो कहलाता है वो कहलाता है मोनोसैकराइड्स कहलाता है, क्या कहलाता है, मोनोसैकराइड्स में वो सारे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जिसको हम हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं कर सकते, जिसे हम फर्दर तोड़कर छोटे छोटे मोनोसैकराइड्स नहीं बना सकते, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। राइबोज का नाम सुना होगा, क्लियर है, राइबो न्यूक्लियस एसिड कहते हैं ना आरएनए को अपन, क्या कहते हैं। तो उसमें कौन सी शुगर होती है, राइबोज। इसके बाद आता है ओलिगोसैकराइड्स, दूसरे नंबर पे कौन आता है, ओलिगोसैकराइड्स। ये वो सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड मिले तो हम उसे क्या कहते हैं, ओलिगोसैकराइड कहते हैं, समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपके जो मेजर जो हमें पढ़ने हैं वो कौन आ जाएगा, इसमें आपके डाइसैकराइड्स भी हो सकते हैं, है ना, ट्राइसैकराइड्स भी हो सकते हैं, टेट्रासैकराइड्स भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको कि हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे 4 भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए, है ना, क्लियर है। तो इसमें हमें कौन कौन सा हमें पढ़ना है, इसमें हमारे पास आता है सुक्रोज आता है, क्या आता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब किसमें आता है, इसी में आएगा, समझा। सुक्रोज जो हम है वो क्या है, ओलिगोसैकराइड है, जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, ओलिगोसैकराइड है।
क्लियर है। इसके बाद आता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब साफ जाहिर है, उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पॉली मतलब बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलते हो। बहुत सारे हाइड्रोलिसिस करने पर जब आप पानी में डालते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट को और वो टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विथ एसिड और बेस, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल पानी में नहीं रखना है आपको कार्बोहाइड्रेट को, पानी में रखोगे तो कभी नहीं टूटेगा। आपको हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में अंतर है बॉस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिंग सम एसिड और सम बेस अलॉन्ग विथ वाटर, जबकि हाइड्रेशन का मतलब है पानी डाल देना। क्या करना? तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो उसको ये नहीं समझना कि सर पानी डलवा रहे हैं बार बार। पानी नहीं, पानी तो डलवा रहा हूँ, लेकिन पानी को इतना शक्तिशाली बना रहा हूँ कि सामने वाले की तोड़ाई कर दे। क्या कर दे? समझ आए? तोड़ दे। हाइड्रोलिसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास आ जाएंगे ये ज़्यादा सेल्यूलोज आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, गम्स आ जाएंगे, जितने भी हैं। और ये ज़्यादातर पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? नॉन स्वीट होते हैं। क्या होते हैं? उनमें मीठापन नहीं होता। क्लियर है। जैसे अगर आप सेल्यूलोज को अगर भूसा अगर थोड़ा सा चबा के देखें, मीठा लगता है क्या? रोटी चबा के देखो, मीठी लगती है क्या? हाँ, थोड़ी देर बाद मीठी क्यों लगती है? ज़्यादा देर तक चबाओ तो क्यों मीठी लगती है? चावल भी अगर थोड़ी देर बाद तक चबाते रहो तो थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे एंजाइम है, एंजाइम उसको क्या कर रहा है? कैटालाइज कर रहा है और उसको मोनोसेक्राइड भी तोड़ देता है। क्या करता है? मुंह में ज़्यादा देर तक चावल या रोटी को चबाने से उसका क्या होता है? उस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है? वो टूट जाता है। किसमें? मोनोसेक्राइड्स में। इसीलिए हमें वो मीठा लगता है। आज ही ट्राई कर रहोगे तुम लोग सब, देखना। मैं बोलूँगा नहीं तो भी ट्राई करोगे, देखना तुम। यही सोच रहे थे ना, आज ट्राई करूँगा। चलो, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर जो कार्बो शुगर्स होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग। क्या होता है? वो रिड्यूस करते हैं। मतलब कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है? उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत एक शुगर है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। मतलब अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे तो वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? नॉन। अब ऐसा क्यों होगा ये तो हम आगे ही देखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर सुक्रोज को मैं ऑक्सीडेशन करना चाहता हूँ सुक्रोज का, तो वो क्यों नहीं होता, तो उसको अभी हम चेक करेंगे ऐसा क्यों, आगे की कहानी में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हैं हमारे पास। ये आपको एक लिस्ट दी गई है मोनोसेक्राइड की। मोनोसेक्राइड कैन बी ऑफ 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7 तक मिल सकते हैं आपको मोनोसेक्राइड। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर 2 किस्म के होते हैं। सेक्राइड भी 2 हो सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन हो। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज। साफ जाहिर है कि इन मोनोसेक्राइड्स में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हमें इसका नाम ALD से शुरू करेंगे, विच रिप्रेजेंट एल्डिहाइड, विच रिप्रेजेंट। और अगर मैं कीटो से शुरू कर रहा हूँ तो आई एम रेफरिंग टू कीटोन, आई एम रेफरिंग टू कीटोन। इसका मतलब वहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कीटोन और एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड है। दोनों ही क्या है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है। कीटोन और एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एक चीज़ कॉमन होता है? कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप कॉमन होता है। ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे फेवरेट मोनोसेक्राइड्स को लेते हैं जिसका नाम है ग्लूकोज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इसी से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो किससे बने हैं? पॉलीसेक्राइड्स एंड इवन ऑलिगोसेक्राइड भी इसी से मिलकर बने हैं। तो ग्लूकोज को बनाया कैसे जाता है? आर्टिफिशियली। वैसे तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द जो जितने भी फलों में भी पाया जाता है, जैसे मीठा अंगूर हो गया, है ना, हनी हो गया, ये सब में क्या होता है? ग्लूकोज पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है। क्या? लेकिन हम उसे लैब में या वैसे भी बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड से ही बना सकते हैं। एक तो मेथड है जिस केन शुगर से। किससे? तो ये केन शुगर ले लिया अपन ने, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक। कैसी? एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। तो मुझे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मिले हैं जिनके फार्मूले आपको क्या दिख रहे हैं? एक जैसे। लेकिन ये एक्चुअली एक जैसे नहीं है। एक है ग्लूकोज और दूसरा क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन होता है। ग्लूकोज में कौन सा होता है? समझ में आई बात? स्टार्च से भी बना सकते हैं। स्टार्च मतलब आप स्टार्च मतलब रोटी या चावल से भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने स्टार्च लिया। स्टार्च का जनरल फार्मूला ये होता है, स्टार्च का जनरल फार्मूला ये होता है C6H10O5, बाहर N लगा है, N बदल दे जाओ तो जो भी मिलता जाएगा आपको स्टार्च मिलता चला जाएगा। इसकी भी हमने क्या किया? एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, तो मुझे क्या मिल गया? ग्लूकोज। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये 2 मेथड हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं बता रहा था तुमको कि अगर हॉस्पिटल में जाओ तो ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है, उस पर लिखा रहता है डेक्सट्रोज। क्या लिखा रहता है? ठीक है। डिहाइड्रेशन या कोई भी पेशेंट जब पहुंचता है तो उसको एनर्जी का सोर्स हमें देना पड़ता है, क्योंकि खाने लायक तो वो रहता ही नहीं है। तो हमें ड्रिप के जरिए क्या करना पड़ता है? उसको ग्लूकोज देना पड़ता है, विच इज़ सोल्ड इन द नेम ऑफ डेक्सट्रोज लिखा रहता है। तो समझ जाना डेक्सट्रोज भी क्या है? ग्लूकोज ही कहलाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ये स्ट्रक्चर किसका है? ग्लूकोज का है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पैक्ट कर दिया, इसको 4 कार्बन को क्या कर दिया? कॉम्पैक्ट शो कर दिया। हालांकि लाइन से आप लिख सकते हैं 4 कार्बन। तो आप देखें तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। क्या है? किसी ने एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिया था ग्लूकोज का। अब सवाल है कि ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिया था
तो प्रूव क्या था, क्या क्या सोच के उसने उसको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिया था? कुछ तो उसका एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने ग्लूकोज के साथ, कुछ तो पता किया होगा। तो ऐसे थोड़ी ना केमिस्ट्री में कुछ भी आपके तुक्का नहीं लगता, क्योंकि वो फिर कुछ लैब टेस्ट जैसे वो बता देते हैं सच्चाई है, क्या होता है। तो इसके पीछे की एक कहानी है कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों मिला था ग्लूकोज का। तो उसका सबसे पहला एक प्रूफ ये था कि जब हम इसको, ये वाली रिएक्शन देखो ध्यान से, जब हम इसको रिएक्शन या इसको रिडक्शन करते हैं, ये क्या है तुम्हारा ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज को हमने क्या किया, रिडक्शन किया, किसके, HI गर्म किया तो रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ तो हमने देखा कि 6 कार्बन का एक एल्केन मिल रहा है मुझे, हेक्सेन, क्या मिल रहा है। इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर 6 कार्बन हैं, वो भी कैसे हैं, स्ट्रेट चेन में है। पहले तो ये प्रूफ हो गया कि कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट, और कितने हैं, 6। क्लियर है। पहला टेस्ट जो हमने लगाया, इस टेस्ट से हमको ये पता चला कि ग्लूकोज के बाद 6 कार्बन है, वो भी किस है, लीनियर फैशन में। कैसे ना। दूसरा जो तरीका था कि भाई इसमें, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें मेजर एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं, क्या कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ है भी कि नहीं, कार्बोनिल ग्रुप है भी कि नहीं। तो उसका टेस्ट लगा के देखते हैं, क्योंकि अगर वो फ्रैक्टोज हुआ तो भी पता चल जाएगा, अगर ग्लूकोज हुआ, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जरूर होगा, ये CO को अपन क्या कहते हैं, कार्बोनिल। तो अगर एल्डिहाइड है तो मैं क्या लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ ना, ये कार्बोनिल तो लिखा ही मैंने, साथ में अगर मैंने H लगा दिया तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर मैंने H लगा दिया CHO बन गया, पर है तो कार्बोनिल कंपाउंड ना, है क्या। और अगर मैंने इस H को हटाकर यहाँ पर CH3 लगा दिया तो क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्या बन गया, तो दोनों में कॉमन क्या है, कार्बोनिल। तो आओ इसका पता लगाएं कि कार्बोनिल ग्रुप है भी कि नहीं इसमें। इसके लिए हमने 2 टेस्ट लगाए थे। एक टेस्ट 2 चीज़ों से रिएक्शन किया था। एक तो मैंने रिएक्शन किया था किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन से। किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन, ये क्या नाम है इसका, लिख लो, हाइड्रोक्सिल अमीन। किसके साथ रिएक्शन किया, और फिर हमने एक और रिएक्शन किया था HCN के साथ। किसके साथ, ठीक है। अभी क्या है, अगर मैंने देखा, तुम लोग को अगर याद होगा तो कई बार मैं ये बताने की कोशिश करता रहा हूँ, अभी जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, तो मैंने बताया कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है कहीं भी, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है और अगर आप इसकी रिएक्शन HCN से कराते हैं, या फिर अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है मान लो, और उसकी भी रिएक्शन अगर आप H2NOH, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, मैंने वो बाकी की चीज़ें नहीं लिखी हैं। बाकी की चीज़ें आप चाहें तो लिख लें, CHOH है ना, CHOH कितने, 4, और यहाँ पर CH2OH, ग्लूकोज हो गया। ये क्या हो गया, अगर आप HCN से रिएक्शन कराते हैं तो HCN टूट कर आपको क्या देगा, माइनस। और ये भी तुम्हें मालूम है कि जब हम CHO को देखते हैं तो C और O के बीच में पोलरिटी है, क्या, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये HCN टूटेगा तो CN इज नेगेटिव, विच इज नथिंग बट इट इज न्यूक्लियोफाइल, विच इज, तो न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा, वो ऑब्वियसली किधर अटैक करेगा, इस वाले पार्ट में अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन उछलकर डीलोकलाइज कर जाएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन कैन नॉट अफोर्ड, कोई भी कार्बन 5 बॉन्ड, ये CN अगर यहाँ जुड़ेगा तो पक्का यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, किधर, ऑक्सीजन के ऊपर। और ये वाला ऑक्सीजन जब यहाँ पर ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, तो ये हाइड्रोजन इधर अटैक कर देगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया, मेरा प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बन गया, ये पूरा मैं लिख देता हूँ, CH2OH, फिर CHOH कितने, 4, और यहाँ पर क्या बन गया, OH, H, और यहाँ क्या लग गया, CN। आई बात समझ में। इसको साइनोहाइड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। अगर साइनोहाइड्रीन बन रहा है, अगर ग्लूकोज के साथ HCN की रिएक्शन के दौरान साइनोहाइड्रीन बन रहा है, तो ये जाहिर करता है, ये प्रूफ है कि वहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा एक और टेस्ट ये है कि अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता हूँ तो जब ये दोनों नज़दीक आते हैं तो ये यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, हट जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, -H2O होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C बना, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड NOH आ गया, और बाकी आप एज इट इज़ अपनी श्रद्धा के साथ लगा लो। तो ये क्या कहलाता है, ऑक्साइम कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये हाइड्रोजन बना, हाइड्रीन बना, और ये क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम बन गया। क्या बन गया, ये दो चीज़ों का बनना ये जाहिर करता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एज इट इज़ राइट डाउन द इक्वेशन विच कन्फर्म्स दैट ग्लूकोज हैज़ कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिख के बतानी पड़ेगी, बोल्ड टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला अभी, ठीक है, बोर्ड में आता है क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, बेटा लास्ट वाला पेपर अच्छा कर देना, नहीं तो मैं आज कूटूंगा फिर। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें पकड़ ली, एक तो स्ट्रेट चेन, ग्लूकोज की 6 कार्बन की चेन होती है, ये हमने बता दिया रिडक्शन करके। दूसरा हमने ये बता दिया कि इसमें कार्बोनिल है बाई रिएक्टिंग विद HCN एंड हाइड्रोक्सिल अमीन।
अब हम दूसरी जांच पड़ताल करेंगे और भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला जो पड़ाव है वो ये देखना चाहते हैं कि चलो ठीक है भाई, कार्बोनिल तो है, पर कार्बोनिल तो दो किस्म के हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है और कीटोन भी एक। लेकिन कीटोन का क्या है, ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता। कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से क्यों नहीं होता, बताओ? कोई बताएगा? कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से क्यों हो जाता है? हर्षवर्धन? यस, सिंपल सी बात। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, जिसको ऑक्सीडेशन करोगे तो बाहर चला जाएगा, आराम से निकलेगा ना। यहाँ पर कोई भी कार्बन हाइड्रोजन है क्या? भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इसीलिए आसानी से हो जाता है क्योंकि उसके पास कार्बन से जुड़ा एक सीधा हाइड्रोजन है, जिसको रिमूव कर दोगे तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। तो भाई जिसके पास हाइड्रोजन होगा उसको निकाल देंगे। कीटोन के पास क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि KMnO4, जैसे कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या है? दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे मानते हैं? KMnO4, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये सब अगर डालोगे तो थोड़ी देर के बाद वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड बहुत नाजुक किस्म का है, फ्रेजाइल है। क्या? हल्का सा कुछ भेज दोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो समझ में आया? एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडेशन किसका आसानी से होता है और क्यों? एल्डिहाइड का होता है। दोनों ही क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों ही, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें ये पता करना था कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो अपन ने क्या किया, पहले एक छोटा सा, जैसे भगवान राम मार रहे थे ना रामायण में, पहले छोटे मोटे तीर मार मार के बहुत सारे निपटा दिए थे राक्षस, नॉर्मल वाले निकाल के। फिर कोई बड़ा राक्षस आता था तो फिर वो अजीब टाइप के शेप वाले तीर निकालते थे, फिर म्यूजिक भी खतरनाक बजने लगती थी, है ना, पीछे फिर वो ऐसे वो मंत्र लगा के मारते थे। तो भाई मंत्र लगा के नहीं मार रहे हैं अपन, एक सिंपल सा बाहर निकाल रहे हैं विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज़ वो नॉर्मल सा प्यारा सा क्यूट सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाला और अपन ने बत्ती मार देखा कि क्या हो रहा है। तो ग्लूकोज में जब मैंने हल्का सा ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर एक बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, तो हमने देखा कि वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में। किसमें? ग्लूकोज हैज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप था जो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हुआ है। कार्बोनिल तो थे, अब दो ही ऑप्शन थे मेरे पास, कौन से थे? कीटोन होगा या फिर एल्डिहाइड होगा। पता चला जल्दी से हो गया, इसका मतलब कौन था? एल्डिहाइड। अगर कीटोन होता, अगर ये फ्रक्टोज होता तो ब्रोमीन वाटर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था उसको, वो फ्रक्टोज ही रहता। वो क्या रहता? समझ में आई बात? तो ये प्रूफ हो गया, ग्लूकोनिक एसिड का बनना हमें ये प्रूफ कर देता है कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप था? एल्डिहाइड ग्रुप था। कौन था? इसकी पुष्टि हो गई यहाँ पर। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब हम पता करेंगे कि अभी जब हम ग्लूकोज को देख रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो, अच्छे से और अच्छे से देखो, कितने OH दिखाई दे रहे हैं? 5 OH दिख रहे हैं। ये कैसे पता करें? ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। अभी तक तो एल्डिहाइड पता कर लिया, 6 कार्बन पता कर लिया, इधर वाला काम खत्म हो गया, चेन का खत्म हो गया, बचा क्या? OH। कितने OH हैं? ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हमने क्या किया, एक और रिएक्शन कराई। इस वक्त हमने किसके साथ कराई? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है भाई? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की तो मैंने देखा जहाँ जहाँ OH लगा था, जहाँ जहाँ वहाँ पर ये एसिटेट ग्रुप जुड़ गया। दिख रहा है आपको? एसिटेट ग्रुप ने किसको रिप्लेस कर दिया? OH ग्रुप की जगह पर क्या आ गया? खुद आ गया। इसका मतलब है कि वहाँ पर 5 OH था। अब सवाल है कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत गंभीर समस्या से अभी भविष्य में जुड़ेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, नाम से जाहिर है कि एसिटिक एसिड तो है यहाँ पर, और एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? एक पानी का मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ है, पानी का मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, तो आप इसको लिख लेना किताब में ही। एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना लो। बना लिए? एक ये बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या करना है? पानी को बाहर निकाल देना है। क्या करना है? ये पानी मैंने बाहर निकाल दिया, ये लो निकाल दिया, ठीक है, निकल गया पानी का मॉलिक्यूल। अब क्या बच रहा है? ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे? तो उसको प्यारे तरीके से जोड़ लो। क्या करो? ये थोड़ा कैजुअल हो गया। क्या हो गया? ये क्या कहलाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है? समझ में आई बात? तो जब ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा, यहाँ दिख रहा है आपको? मैं यहाँ बना देता हूँ CHO CHOH, ऐसे 4 है ना, और लास्ट में है CH2OH, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कर रहा है अपन, किसके साथ? तो यहाँ पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो OH है ये इसके साथ निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? क्या बना देगा? CH3COH। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 5। बचा हिस्सा क्या हुआ? बचा हिस्सा क्या है? CH3COO, CH3, ये जुड़ जाएगा ना OH की जगह पे।
ऐसे कितने जुड़ेंगे भाई? 5। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आप 5 आपको जुड़े दिख रहे हैं कि नहीं? यहाँ देखो ये 5 OH है, एक OH ये है, 4 तो ये हो गए, 5 ये हो गया, और यहाँ पर देखो CH3CO दिख रहा है जुड़ा हुआ, एक CH3CO यहाँ जुड़ा हुआ है, टोटल कितने जुड़े? 5। ये जाहिर करता है कि यहाँ पर 5 OH थे। समझे कि नहीं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ विल यू डायग्नोज दैट ग्लूकोज हैज़ 5 OH ग्रुप? तो आप लिखोगे विल रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, और हमको पेंटा एसिटेट मिलेगा। ग्लूकोज का क्या मिलेगा? पेंटा एसिटेट, विच शोज दैट इट हैज़ 5 OH ग्रुप। समझ में आई बात? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं आया? ये देख, ये था मेरे पास 5, 4 ये हो गए। ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? कितने लिए? 5। कितने लिए मैंने? 5 मोल है ना, इनटू। अब ध्यान से देखो, कहाँ से तोड़ना है मुझे? ये जो OH है ये किसके साथ जाएगा? इसके साथ। CH3COH हुआ, CH3COH, CH3COOH, 5 मॉलिक्यूल बाहर हुए। कितने हुए? -5 CH3C डबल। बचा क्या? ये हटा देते हैं, अब ये हटा देता हूँ, है ना, और ये भी हटा देता हूँ। OH यहाँ खाली हुई ना जगह, यहाँ 4 जगह खाली है, नीचे 1, यहाँ क्या बचा? तो ये जाके जुड़ जाएगा ना पार्टनर से, जुड़ा, ये जुड़ गया जाके। कितने हुए? 4 यहाँ हो गए, और यहाँ जुड़ गए, पेंटाएसिटेट बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज। ठीक है। ये क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर ही कर रहा है कि यहाँ पर तो भाई, अरे OH तो ही पता कर रहे हैं, बड्डे OH ही तो पता कर रहे हैं। 5 OH गायब हुए तो वहाँ एसिटेट आए, 5 एसिटेट ग्रुप आए। वो इसी साल पढ़ रहा है सीरियसली। ठीक है, क्लियर है सबको? अब यहाँ पर अभी एक सस्पेंस और बाकी है, तुमने ये तो बता दिया कि 5 OH थे वहाँ, तुमने ये नहीं बताया कि टर्मिनल कार्बन पे कोई OH था कि नहीं। टर्मिनल का मतलब समझते हो? लास्ट वाले, एंड या शुरू में तो CHO है ना। अभी आपको ये पता करना है कि टर्मिनल में OH है कि नहीं। टर्मिनल में उसको पता कैसे करें? उसको पता, अब वो OH है, क्या है? टर्मिनल वाला जो है यहाँ पर, ये क्या था? OH था, है ना, यहाँ पर OH था, 4 तो ये हो गए। ये वाला जो OH है इसके बारे में पता करना मुझे। एक चीज़ मुझे बताओ, जो टर्मिनल OH है वो ज़्यादा नज़दीक है किसी भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डालूँ तो सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन होने की संभावना है? अगर मान लो मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूँ, कंसनट्रेटेड HNO3 डालता हूँ, तो किस पे अटैक होने की संभावना है? लास्ट वाले पे। एक रूल हमेशा ध्यान रखना, ROH से ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? RCHO, और RCHO का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? RCOOH। क्या बनेगा? ठीक है। और अगर यहाँ पर मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, क्या है? कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी का मतलब बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ H। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कीटोन। क्या मिलेगा? RCH2 ये बनेगा, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन करूँगा तो क्या बनेगा? RCOOH। वो मतलब कहने का मतलब है कि एल्कोहल से क्या बनता है? एल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक। अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल किसे कहते हैं? देखो, एक सिंपल एल्कोहल होता है CH3CH2OH, ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। क्या है? वाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी? बिकॉज ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ CH3CH, यहाँ पर लगा दूँ OH, तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? सेकेंडरी हो गया, है ना, क्योंकि ये जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा कोई माहौल है मेरे पास कि CH3C, CH3, यहाँ भी CH3 और OH, ये टर्शरी, वो सेकेंडरी और वो प्राइमरी। रट लो अच्छे, अभी आने वाला है एल्कोहल। कुछ भी पूछ सकता हूँ, हो सकता है आधे घंटे का पेपर हो। सब बैग में सब वहाँ रखवा दूँगा, एक पेज हाथ में रहेगा सब। और ये भी पूछ सकता हूँ मैं, कुछ भी पूछ सकता हूँ। क्या? देखो, ये ऐसा एल्कोहल है क्या? ऊपर ये बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक परंपरा है।
परंपरा यह है कि अल्कोहल है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका अगर ऑक्सीडेशन करते हो आप, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसके बाद क्या बनेगा कंपाउंड, उसका एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? और थोड़ा सा उसको ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। और थोड़ा अगर अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग अगर डाल दिया आपने ऑक्सीडाइजिंग, तो क्या करेगा? सीधा कार्बोक्सिलिक बना देगा। क्या बना देगा? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो वो सीधा क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक बनाएगा। ये बता रहा था। और उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है। अगर इसको रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको रिड्यूस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। फिर मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि सेकेंडरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन, क्योंकि ये कह रहा था सर कीटोन 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 कहाँ चला गया। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन मिलेगा, और कीटोन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक। यूजुअली कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं है, उसका रीज़न मैंने बता दिया था। तो ये याद रखना, इस सीरीज़ को ज़िंदगी में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर कर रहे हो आप तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, और उसका फिर ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक मिलेगा, और वाइस वर्सा। रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? उल्टा चलोगे। क्या करोगे? कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ? मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज में टर्मिनल OH है कि नहीं। टर्मिनल OH, तो मैंने क्या किया? उसमें कंसनट्रेटेड एसिड डाल दिया। क्या किया? अब अगर इसमें टर्मिनल OH होगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैंने डाला है तो डायरेक्टली उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा वो। यहाँ पर टर्मिनल है ना एक OH, अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा तो कौन कौन अफेक्टेड होगा? ये दोनों टर्मिनल वाले। क्या होंगे? ये CHO क्या बना देगा? COOH। बाकी बीच वाले मौज करते रहेंगे। क्या करेंगे? और लास्ट में क्या बन जाएगा? तो ये कहलाता है सैक्रिक एसिड। क्या कहलाता है? याद रखना, ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में और बोर्ड में आएंगे। समझे? सैक्रिक एसिड, ये तो ये सारे कुछ लैब टेस्ट है जो कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रेट चेन कैसा होता है? ये जाहिर करते हैं कि ये ग्लूकोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब भविष्य में जब हम आगे गए, ये कुछ आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर किस किसका है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये किसका स्ट्रक्चर है? इसको कैसे रटे? कितने OH है, किस डायरेक्शन में है? हाँ, ऐसे कैसे? ये दिख रहा है आपको? ये OH, फिर ये OH इधर, फिर H OH OH है ना। ये 4 वालों में ही कन्फ्यूजन होता है कौन किधर होगा। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या है? ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड में ऊपर नीचे COH लगा हुआ है, ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ CHO की जगह COOH लगा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जेई में इस चैप्टर से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, और आप इतना ही पढ़ लोगे तो 2 क्वेश्चन आप ऐसे निकाल दोगे 8 नंबर के। ग्लूकोज को हम यूजुअली जब नाम लिखते हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, ये दिख रहा है? ये यहाँ पर बताता हूँ, ये क्या लिखा है? D+ ग्लूकोज। क्या मतलब इसका? D+ ग्लूकोज। प्लस और माइनस याद है तुमको? ऑप्टिकल आइसोमरेज, डेक्स्ट्रो लीवो, याद है? वो जब PPL को क्या कर रहा था? राइट में रोटेट कर रहा था, तो अपन या तो उसको प्लस लिखते थे या फिर D लिखते थे। तो ये प्लस तो हमको क्लियर है, ये प्लस और माइनस याद है ना? माइनस का मतलब होता था लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब है PPL जब सॉल्यूशन से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है? लेफ्ट में रोटेट हो जाती है। बताया था तुमको? तो ये वाला कोई इशू नहीं है, प्लस और माइनस तुमको समझ में आता है। लेकिन ये कैपिटल D का क्या लोचा है? कैपिटल D और L बेसिकली आपके कॉन्फ़िगरेशन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें CH2OH के ऊपर वाला 5th नंबर का जो कार्बन है, 5वें नंबर का है ना, ये इसमें OH किधर है? OH किधर है? इसीलिए हमने वहाँ पर क्या लिखा है? कैपिटल D लिखा है। क्या लिखा है? अगर ये OH इस तरफ होता तो इसको हम क्या लिखते थे? L। क्या लिखते थे? तो आपको और भी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये तो खैर ग्लूकोज का हो गया। यहाँ पर एक एग्जांपल किसका दिया है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का। किसका? ध्यान से देखो, इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? इसमें देखो, इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? याद है वो RS नॉमेनक्लेचर? याद है तुम लोगों को? इसका रोटेशन निकाले अपन। ये देखो यहाँ पर ये प्लस का मतलब क्या है? लाइट को किधर घुमाएगा? राइट। अब देखते हैं अपन। याद है तुमको सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ये वाला ऑक्सीजन। तो ये D और L का चक्कर समझ में आ गया? यहाँ पर देखो, ये D है कि L है? और ये क्योंकि OH किधर है? लेफ्ट। ठीक है, नाउ कम टू द कुछ ऐसी रिएक्शन जो ये बताती हैं। अभी तक मैंने ये प्रूव किया ना कि ग्लूकोज क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। प्रूव किया ना? तो भाई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बहुत सारे टेस्ट और भी हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, इस एल्डिहाइड के बहुत सारे और भी टेस्ट हैं। अगर ये रियल में CHO है, अगर ये ट्रू CHO बॉन्ड है, CHO फंक्शनल ग्रुप है,
तो कायदे से उसको जो बाकी के बचे हुए टेस्ट वो भी देना चाहिए, देने चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट जो इसने नहीं दिया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इसे देना चाहिए था पर नहीं दिया, एल्डिहाइड देते हैं सारे एल्डिहाइड, इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, इट डज नॉट गिव 2,4 DNP, विल सी लेटर, बट यू जस्ट रिमेंबर दिस इज द टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का ही होता है। 2,4 DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, क्या है ना। इसके अलावा ये शिप टेस्ट भी नहीं दे रहा है। शिप टेस्ट भी क्या होता है, एल्डिहाइड देता है, क्या देता है। इसके अलावा एक और कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड भी नहीं बना रहा है विद NaHCO3, जबकि एल्डिहाइड बनाते हैं। मतलब 3 टेस्ट जो इसके फेवर में नहीं आ रहे हैं, ये हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये वाकई इसका लीनियर स्ट्रक्चर है कि कुछ और लोचा है। भाई अगर एल्डिहाइड है तो वो सारे देने चाहिए जो एल्डिहाइड देता है। उसको शिप टेस्ट भी देना चाहिए पॉजिटिव, उसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी एडिशन कंपाउंड बनाना चाहिए, उसको 2,4 DNP टेस्ट देना, पर नहीं दे रहा है। पर कुछ लोचा है यहाँ पर, कुछ इसके स्ट्रक्चर में दया, कुछ लोचा है, समझ आई बात। इसके अलावा क्या नहीं है, तुम तो पढ़ लो, तुमको जेई वगैरह देनी है ना, उसमें तो आएगा। अभी हमने देखा था कि पेंटा एसीटेट बनाया था, हमने बनाया था पेंटा एसीटेट में CHO को तो छेड़ा नहीं था हमने, छेड़ा था क्या भाई, OH को छेड़ा था ना हमने, एसीटेट एल्डिहाइड ग्रुप को तो नहीं छेड़ा था। तो कायदे से अगर आपने उसको नहीं छेड़ा है और आपको मालूम है कि अगर हाइड्रोक्सिल अमीन अगर हम डालते हैं, क्या डालते हैं, तो उसको क्या बनाना चाहिए, पानी तो बना देना चाहिए था ना, ऑक्साइड बनाना चाहिए था कि नहीं उसको। CHO तो था ना, CO ग्रुप तो था ना, पानी तो बाहर निकल सकता था ना। ये ससुरा वो भी नहीं दे रहा है। पेंटा एसीटेट के साथ भी क्या कर रहा है, पानी, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ पानी नहीं बना रहा है। मतलब कुछ लोचा तो है इसके स्ट्रक्चर में, जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं वो बात है नहीं, कुछ और है, कुछ कन्फ्यूजन है अभी स्ट्रक्चर में। तीसरा, ग्लूकोज 2 फॉर्म में पाया जाता है। ग्लूकोज के 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, विच आर नेम्ड एज अल्फा बीटा, विच आर नेम्ड एज 2 किस्म के ग्लूकोज होते हैं, विच आर कॉल्ड एनोमर्स। क्या कहलाते हैं, एनोमर्स। ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, एक जो अल्फा फॉर्म होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कम होता है, कितना होता है 419 केल्विन, और जो बीटा होता है उसका ज़्यादा होता है 423 केल्विन। ठीक है, मैंने बताया था पिछली क्लास में। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स 2 एनोमर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, होते दोनों ग्लूकोज ही हैं, लेकिन थोड़े से स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अब यहाँ लोचा ये हो गया कि ये हमें समझ में आ गया कि ये जो हम सोच के चल रहे थे कि ग्लूकोज 5 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लेकर बैठा है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हॉवर्थ, क्या नाम था, उनने इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया। क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज करने का रीज़न ये था, उनकी थोड़ी सी हम कहते हैं ना केमिस्ट्री में अगर हमको अच्छी केमिस्ट्री करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम ये सब देखते हैं कि भाई मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो नहीं जनरेट हो रहा है, कहीं जनरेट हो रहा है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं उसमें अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं मॉलिक्यूल में ही खुद। ऐसा भी हो सकता है कि सेम मॉलिक्यूल में कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो रहा हो और आपके उसी मॉलिक्यूल का कोई हिस्सा जो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हो ज़्यादा, और वो जाके वहाँ उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया हो, ये भी तो हो सकता है। और ये बात एक्चुअली यही हुआ था। अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ देखो ध्यान से, ये है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। आपको मालूम है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट है कि नहीं, कार्बोनिल कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर लेके बैठा है, और यहाँ पर मेरे पास खूब सारे OH हैं, दिख रहा है, कितने हैं, 4 OH हैं। इस OH की जो इलेक्ट्रॉन है, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 लोन पेयर होते हैं। इस जो लोन पेयर है इसका अट्रैक्शन किधर बढ़ जाता है, एल्डिहाइड के कार्बन की तरफ आकर्षण होता है, क्योंकि उस पर क्या है, प्लस चार्ज है। क्या है, तो क्या होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट होगा सीधा यहाँ, क्या होगा, तो जब ये यहाँ अट्रैक्ट होगा तो ऐसे जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं। ये एल्डिहाइड था, ये कौन सा था, ये ग्रुप है, ये है ना, कार्बन से तो जुड़ा ही है 5वें नंबर के, और ये जो ऑक्सीजन है किससे जुड़ गया, पहले एल्डिहाइड के कार्बन से जाके अटैच हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड खुला तो ये जो H था ना, ये वाला, ये यहाँ आ गया, तो OH बन गया, किसमें बन गया, सेम चीज़ हो रही है, वो जो मैंने समझाई थी मैकेनिज्म। फिर से समझो क्या हुआ, ये जो 5वें नंबर का OH है इसके ऊपर लोन पेयर है, और ये जो कार्बन है इस पर क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पार्शियली पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये जो लोन पेयर है उसने उठा के किसको दे दिया, इस कार्बन को दिया, तो इसका ये जो बॉन्ड था ये किधर चल के चला गया, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। यहाँ पर माइनस आया तो ये जो H था ये यहाँ से उछल के किधर चला गया, यहाँ बना के क्या बना दिया, OH बॉन्ड बना दिया, क्या बना दिया, ये वही OH है ये, ठीक है। और ये H कौन सा है, ये वाला H ये है, और ये यहाँ से ऑक्सीजन कैसे जुड़ गया,
दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिस इज ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। क्या है, समझ में आई बात? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ एल्डिहाइड दिख रहा है क्या तुमको? एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप कहाँ चला गया? है ही नहीं, एल्डिहाइड गायब। ये वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एमी एसिटल। कौन सा? अभी हम देखेंगे एसिटल। टर्मिनल का जो OH था वो करिए, टर्मिनल का OH जो था वो करिए। क्या होता है? देखो होता क्या है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेंथ बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। मॉलिक्यूल हमेशा अपने आप को मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रखना चाहता है। तुम ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते थे कि सर ये वाला ऑक्सीजन तो बहुत नज़दीक था, इससे क्यों नहीं अटैक कर दिया इसने? एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था। अगर ये यहाँ से अटैक करता तो यहाँ ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाता, ऐसे। कैसे? ऐसे जुड़ता तो ये एंगल कितना आता? 60 डिग्री से कम ही आ जाता, या 60 डिग्री मान लेता हूँ मैं। तो दो बॉन्ड जब 60 डिग्री से नज़दीक रहेंगे तो रिपल्शन बहुत होगा। क्या होगा? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन से बने हैं। किससे? तो इतना रिपल्शन होगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। सेम विथ ये वाले के साथ, ये वाले के साथ। सबसे स्टेबल कौन सा होता है? ये वाला OH। सबसे स्टेबल क्या होता है? जो ज़्यादा एंगल स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं करता। एंगल स्ट्रेंथ को हम कहते हैं जब किसी मॉलिक्यूल में, खासकर साइक्लिक मॉलिक्यूल में, एंगल के बीच का, बॉन्ड के बीच के जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है उसका रिपल्शन किस पे। अगर वो एंगल ज़्यादा है और बहुत कम है तो दोनों ही फेवरेबल नहीं है। तो वो एक मिनिमम बॉन्ड एंगल मेंटेन करके चलता है जिससे कि मॉलिक्यूल क्या हो? स्टेबल हो। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर पांचवा जो OH ग्रुप था उसने जाकर किधर अटैक किया? उसके ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ एल्डिहाइड पर जाकर अटैक किया और ये स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। अब आप बोलोगे सर ये भी तो एक स्ट्रक्चर है, ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पहले कार्बन में देखो ध्यान से, यहाँ OH अंदर है, सिर्फ इसी में फ़र्क है। यहाँ देखो उसमें, इसमें सब कुछ सेम है। फ़र्क कहाँ पर है? इस कार्बन के अरेंजमेंट पे। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं हम अल्फ़ा एनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? बीटा एनोमर कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो ये कहलाते हैं एनोमर। सब समझ में आया एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर सिर्फ एक कार्बन, उस एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो जो कार्बन पे OH और OH इधर उधर घूम रहे हैं ना, जो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कार्बन कहते हैं। अब जो एल्डिहाइड नहीं रहा, तो वो जो 3 टेस्ट नहीं दे रहा था, 2,4-DNP शिफ्ट टेस्ट, और सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड नहीं बना रहा था, उसका रीजन क्या था? क्योंकि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड प्योरली वाला है ही नहीं, वो कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। समझ में आई बात? वो एक्चुअली एल्डिहाइड है ही नहीं। तो जब वो एल्डिहाइड है ही नहीं तो वो एल्डिहाइड के टेस्ट कुछ नहीं भी देगा, कुछ दे भी देगा, कुछ नहीं भी देगा। समझ आ रही बात?